हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स के पार्ट नंबर 1 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइज। सो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइज। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रेपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं गाइज। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, गिफ्ट इज टैक्सेबल इफ द एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड्स 40,000, 50,000, 1 लाख रुपीज या फिर नन ऑफ द अबव गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो अगर किसी भी तरह का मॉनेटरी गिफ्ट जो है वो आप लोगों को दिया जाता है और एक साल में उस मॉनेटरी गिफ्ट की वैल्यू अगर 50,000 से एक्सीड कर जाती है, देन इट विल बी टैक्सेबल इन नेचर गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो गाइस देखिए, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर गाइस। सो देखिए, रिटेल बैंकिंग एज अ बिजनेस मॉडल इज प्राइमरली बिल्ट ऑन लार्ज कस्टमर बेस। हम लोग जानते हैं कि भाई रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को जो है वो वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं गाइस। अब ये जो वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हैं, इनकी जो नीड्स हैं दोज आर एक्सटेंडिंग बियॉन्ड जस्ट बैंकिंग सर्विसेज। मतलब सिर्फ एक बेसिक बैंकिंग सर्विसेज से जो है वो इनकी नीड्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता है इन कस्टमर्स की। ये जो वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हैं, ड्यू टू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस बैंक सभी जो सर्विसेज हैं वो ऑफर भी नहीं कर सकती। ठीक है, अब बैंक्स के द्वारा जो है वो सभी सर्विसेज को जो है वो ऑफर भी नहीं किया जा सकता और बैंकिंग की सर्विसेज से ज़्यादा जो है वो कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज हैं उससे ज़्यादा जो है वो कस्टमर अब एक्सपेक्ट कर रहा है बैंक से। सो इसके बीच का सॉल्यूशन क्या है? ये तो प्रॉब्लम डिस्कस कर ली हम लोगों ने। सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि भाई बैंक्स जो है वो टाई अप कर सकते हैं विद द रेलेवेंट सर्विस प्रोवाइडर। सो कुछ सर्विसेज जिनको बैंक्स अपने एंड के ऊपर जो है वो इशू नहीं कर सकते हैं, प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं कस्टमर्स को, उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप किया जा सकता है। अब पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज हम लोग बोल देते हैं, जहां पे हम लोग जो है वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के साथ में जो है टाई अप करते हैं गाइज। उन एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। दीज आर ऑल्सो नोन एज पैरा बैंकिंग और शेडो बैंकिंग। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज और सर्विसेज that operate outside the traditional banking sector but are closely related to the banking function. So हमारी पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ को हम लोग जो है वो शेडो बैंकिंग या फिर पैरा बैंकिंग भी बोल देते हैं गाइज। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं विच आर अदर देन द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द बैंक, उन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है इन पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ या फिर शेडो बैंकिंग के थ्रू गाइज। ठीक है, अब बैंक्स जो है इनको परमिट किया जाता है, banks are permitted to offer these services by the RBI by acting as a corporate agent। तो एक एजेंट की तरह बैंक यहाँ पे जो है वो एक्ट करेंगे। ठीक है, कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए विच कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय द बैंक गाइस। तो उन सर्विसेज को फिर हम लोग क्या बोल देंगे? पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज या फिर शेडो बैंकिंग बोल देंगे या फिर अदर फाइनेंशियल सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज या फिर शेडो बैंकिंग या फिर अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो एक तो कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सकता है। सो ऑफरिंग दीज सर्विसेज कवर्स द एंटायर नीड स्पेक्ट्रम ऑफ द कस्टमर। एक कस्टमर जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म चाह रहा है, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ दीज पर्टिकुलर शेडो बैंकिंग और पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ गाइस। इसके अलावा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो देखिए, कस्टमर्स को तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं हम लोग इन सर्विसेज के थ्रू, दूसरा बैंक के लिए एक रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैज़ बिकम अ की ड्राइवर ऑफ द रेवेन्यू। सो एक फ़ी बेस्ड इनकम जो है वो एक बैंक के लिए होती है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है बाय द सेल ऑफ दीज अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गाइस, जिनको हम लोग पैरा बैंकिंग या फिर शेडो बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी बोल देते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, हम लोग जो है वो एक फ़ी बेस्ड इनकम जनरेट करवा पाते हैं बैंक के लिए गाइस। इसके अलावा किसी भी तरह की डायरेक्टली जो है वो रिस्क टेकिंग एक्टिविटी के अंदर बैंक को इन्वॉल्व नहीं होना है। वाई? बिकॉज बैंक इज एक्टिंग एज अ
कॉरपोरेट एजेंट हेयर गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ दिस पैरा बैंकिंग या फिर शेडो बैंकिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर ली गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं म्यूचुअल फंड बिजनेस के ऊपर। अब गाइस देखिए म्यूचुअल फंड क्या है, व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड इज अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट दैट पूल्स सेविंग फ्रॉम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर अ कॉमन फाइनेंशियल गोल। अब छोटे छोटे इन्वेस्टर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, 4 इन्वेस्टर्स हैं ABCD। चारों के पास जो है वो सरप्लस वेल्थ तो पड़ी हुई है, बट इतनी सरप्लस वेल्थ नहीं है कि ये एक बहुत किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो इनके कॉमन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इनकी इन्वेस्टमेंट को पूल किया और जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ये अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट करवाई, और बदले में इनको जो है वो हम लोगों ने यूनिट्स एलोकेट कर ली डिपेंडिंग अपॉन देयर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितनी जिसने इन्वेस्टमेंट की उस अकॉर्डिंग उस इंडिविजुअल को जो था वो हम लोगों ने यूनिट्स अलॉट कर दी, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, म्यूचुअल फंड बोला जा रहा है। अब हम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या रहते हैं हमारे, मतलब जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा, इट विल बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट जो टर्म हमारी म्यूचुअल फंड के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इज पोर्टफोलियो गाइस। अब पोर्टफोलियो का मतलब क्या है भाई, पोर्टफोलियो मींस कि भाई एक बास्केट रहती है, उसके अंदर अलग अलग तरह के एसेट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जिनके अंदर जो है वो इंडिविजुअल के फंड्स को जो है वो इन्वेस्ट करवाया जाता है गाइस, ठीक है। इट इज अ कंबाइंड होल्डिंग ऑफ फंड्स गाइस। नेक्स्ट इज यूनिट्स। यूनिट्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, इन्वेस्टर्स प्रोपोर्शनेट ओनरशिप। जो मल्टीपल इन्वेस्टर्स अभी हम लोगों ने देखे ABCD, उनको जो प्रोपोर्शनेट ओनरशिप हम लोगों ने अलॉट की डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसी को क्या बोला जा रहा है, यूनिट्स बोला जा रहा है। नेक्स्ट टर्म जो म्यूचुअल फंड के केस में इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इज AMC, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके अंदर हम लोगों को एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनकी पैसे को मैनेज करने का काम करते हैं गाइस। आफ्टर दैट यूनिट होल्डर्स इज द नेक्स्ट टर्म। अब यूनिट होल्डर कौन हो जाएंगे, यही ABCD, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिट होल्डर्स बोल देंगे। मतलब इन्वेस्टर ऑफ द म्यूचुअल फंड आर नोन एज यूनिट होल्डर्स गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग साइकिल भी देख पा रहे हैं कि भाई इन्वेस्टर्स की जो पैसा था उसको पूल किया गया, फंड मैनेजर्स ने उस पैसे को जो था वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, वहां से रेवेन्यू जनरेट हुआ और वो रेवेन्यू जनरेट करके फिर से किसको दे दिया, इन्वेस्टर्स को ही दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो सेलेंट क्या होता है, सेलेंट मींस यूनिक फीचर्स गाइस। अब सबसे पहला सेलेंट फीचर है दैट इज जो आपका म्यूचुअल फंड है उसके अंदर जो पैसा रहता है दैट इज बीइंग प्रोफेशनली मैनेज्ड गाइस। किसके थ्रू, फंड मैनेजर्स के थ्रू जो है वो पैसा मैनेज किया जाता है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन हम लोगों को म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जिस वजह से हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा जो रिस्क है वो स्प्रेड आउट होता हुआ देखने को मिलता है हम लोगों को म्यूचुअल फंड्स के अंदर। इसका मतलब क्या है गाइस कि अलग अलग तरह के एसेट्स के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट करवाई जाएगी, जैसे बॉन्ड्स के अंदर, कैश के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। अलग अलग तरह के एसेट्स के अंदर जो है वो आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो की जाएगी, जिस वजह से रिस्क जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। मतलब हम लोगों को जो अगर लॉस भी होता है तो ऐसा नहीं है कि सभी एसेट एक ही टाइम के ऊपर लॉस देना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हम लोगों को जो देखने के लिए मिलती है दैट इज लोअर देन एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। सो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अगर एक इंडिविजुअली खुद एक इंडिविजुअल जो था वो इन्वेस्ट करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो उसको ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ती, बट यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल इन्वेस्टर्स के फंड को पूल करके इन्वेस्ट किया जा रहा है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है कम देखने के लिए मिलती है हम लोगों को। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। अब म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो है दीज आर कन्वर्टेबल इनटू मनी बाय द वे ऑफ सेल इन द मार्केट। तो जो भी पैसा आप लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उस पैसे को जब जरूरत पड़ेगी तो उसको लिक्विडेट किया जा सकता है बाय द वे ऑफ सेलिंग दोज म्यूचुअल फंड्स इन द मार्केट गाइस। नेक्स्ट सेलेंट फीचर इज सिंप्लिसिटी। अब म्यूचुअल फंड यूनिट को बाय करना बहुत ही सिंपल है, किसी भी अमाउंट से आप लोग जो म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं और इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट सेलेंट फीचर इज रिस्क इज लोअर इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देखिए बट इन्वेस्टर शुड एग्जामिन ईच ऑफ द अबव फीचर्स केयरफुली। रिस्क कम कब होगा, जब आप लोग इन फीचर्स को जो है केयरफुली एनालाइज करेंगे कि भाई आपका म्यूचुअल फंड जो प्रोफेशनली मैनेज किया जा रहा हो, म्यूचुअल फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन हो, लिक्विडिटी हो, ठीक है, और सिंपल हो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना। आफ्टर दैट नेक्स्ट सेलेंट फीचर इज चॉइस ऑफ स्कीम्स। सो देखिए वाइड चॉइस इज अवेलेबल टू द इन्वेस्टर अक्रॉस द एसेट क्लासेस कि भाई किस तरह के एसेट के अंदर जो इन्वेस्ट करना है, वाइड चॉइस इज अवेलेबल विद द इन्वेस्टर। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट। अब जो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं दे कैन ऑल्सो एंजॉय टैक्स बेनिफिट्स इन सेलेक्टेड स्कीम, जैसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स अंडर सेक्शन
ATC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑलरेडी हम लोगों ने ATC सेक्शन के बारे में पढ़ा अपने लास्ट सेशंस के अंदर। सो जो लोग पहली बार हमारे इन सेशंस को देख रहे हैं, दे कैन ऑल्सो रिव्यू द लास्ट सेशन सो दैट उनको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा इस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो देखिए गाइज, हर एक फंड जो है वो इसका एक प्री डिटरमाइंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिस अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो फंड्स के एसेट्स को जो है वो टेलर करते हैं, रीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट को जो है वो टेलर करते हैं, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को भी टेलर किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप लोग इस म्यूचुअल फंड के थ्रू हाई रिटर्न्स चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर लोअर या फिर स्टेबल रिटर्न्स आप लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने फंड्स के एसेट्स को, रीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को टेलर या फिर कस्टमाइज कर लेते हैं। अब अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, सो बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे स्टॉक्स के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे इक्विटी फंड्स। बॉन्ड्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है उनको बोलेंगे फिक्स्ड इनकम फंड्स, क्योंकि बॉन्ड्स के थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि भाई एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम जो है वो इन्वेस्टर को रिसीव होती है। आफ्टर दैट मनी मार्केट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए। सो दीज विल बी कंसिडर्ड एज अ मनी मार्केट फंड विच आर हाईली लिक्विड इन नेचर गाइस। अब इसके अलावा जो बचे हुए फंड्स हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्हीं का मिक्सचर देखने के लिए मिलता है, उनको हम लोग बोल देते हैं हाइब्रिड फंड्स गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं बेस्ड ऑन द टाइप, बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी गाइस। सो सबसे पहले ओपन एंडेड फंड्स। अब ओपन एंडेड जो फंड्स रहते हैं उनके अंदर कोई भी एक सेट मैच्योरिटी डेट हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है, तो जो इन्वेस्टर है वो परचेज या रिडीम कर सकते हैं इन फंड्स के यूनिट्स को एट फंड्स नेट एसेट वैल्यू। कहाँ से परचेज और रिडीम करेंगे, या तो डायरेक्टली फंड हाउस से या फिर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू गाइस। सो दीज आर ओपन एंडेड फंड्स जिनकी कोई एक सेट मैच्योरिटी डेट नहीं है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द क्लोज्ड एंड फंड्स। अब अनलाइक ओपन एंडेड फंड्स, जो ये क्लोज एंडेड फंड्स रहते हैं, दीज फंक्शन फॉर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड गाइस। सो पहले से ही एक डिसाइडेड डेट होगी, उस डेट तक ये फंक्शन करेंगे गाइस। अब यहाँ पे जो यूनिट्स हैं दोज कैन ओनली बी रिडीम्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट, और जो इन्वेस्टर हैं दोज कैन ट्रेड देम ऑन द स्टॉक मार्केट टू प्रोवाइड द लिक्विडिटी। तो यहाँ पे एक हम लोगों को एक सेट मैच्योरिटी डेट देखने के लिए मिल रही है इन क्लोज एंडेड फंड्स के अंदर। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द इंटरवल फंड्स। अब ये हम लोगों को जो है इंटरवल फंड्स जो है कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है ऑफ बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड्स। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं दोज कैन परचेज द यूनिट्स ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ऑफरिंग, मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम पे ही जो है वो फंड्स को परचेज किया जाएगा। हालांकि जो रिडम्पशन है इट इज़ परमिटेड एट द फंड्स नेट एसेट वैल्यू ड्यूरिंग द प्री डिटरमाइंड इंटरवल। अब जो रिडीम करना है आप लोगों ने फंड्स को, वो एक प्री डिटरमाइंड इंटरवल के अंदर जो है वो फंड्स की नेट एसेट वैल्यू के ऊपर जो है रिडम्पशन की जा सकती है गाइस। सो ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर ली बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेबी की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही थी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर, तो इसीलिए 3 कैटेगराइजेशन सेबी की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग भी देखने के लिए मिलती है हम लोगों को। 3 नहीं, यहाँ पे 4 हम लोगों को जो है वो कैटेगराइजेशन देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले इक्विटी स्कीम्स। सो ये जो इक्विटी स्कीम्स हैं दीज रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इनका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहता है दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ विद सम इनकम, कुछ ना कुछ इनकम होती रहे और लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल ग्रो करती चली जाए, कंपाउंडिंग इफेक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिले। सो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस तरह की जो है वो हम लोगों को इक्विटी स्कीम्स देखने के लिए मिलेंगी। ऑफनली इनको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस के ऊपर जो है वो यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज। अब लार्ज कैप कंपनीज किनको बोला जाएगा, विच विल बी फर्स्ट 100 कंपनीज इन टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। 101st to 250th company in term of full market capitalization will be named as mid cap companies, और 251st ऑनवर्ड कंपनीज इन टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन इनको क्या बोला जाएगा, स्मॉल कैप कंपनीज बोला जाएगा गाइस। सो दिस इज इक्विटी स्कीम्स। नेक्स्ट वन इज डेट स्कीम्स। अब इनके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट रहती है दैट इज बीइंग डन इन डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज। इनके थ्रू एक रेगुलर इनकम को जो है वो इंश्योर किया जाता है डेट स्कीम्स के थ्रू। ये हमारी जो डेट स्कीम्स रहती हैं दीज आर कंपेरेटिवली लेस रिस्कियर देन द इक्विटी स्कीम्स गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द हाइब्रिड स्कीम। अब हाइब्रिड स्कीम नाम से ही समझ आ रहा है कि इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, कि भाई हाई रिस्क विद हाई रिटर्न या फिर लो रिस्क विद स्टेबल रिटर्न जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। सो दिस इज
कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेस्ड ऑन द सेबी एडवाइजरी। इसके अलावा फोर्थ वन इज द सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम गाइज। सो इनको स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो है वो इन स्कीम्स को डिजाइन किया जाता है और इनके अंदर एक स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जैसे रिटायरमेंट फंड स्कीम्स के अंदर लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इज देयर, या फिर रिटायरमेंट एज तक जो है वो इन जो ये हमारे रिटायरमेंट फंड स्कीम्स है इनका लॉक इन पीरियड रखा जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द चिल्ड्रंस फंड। अब चिल्ड्रन फंड के अंदर भी हम लोगों को जो लॉक इन पीरियड रहता है वो एटलीस्ट 5 ईयर्स का देखने के लिए मिलता है, और या फिर जो इंडिविजुअल चाइल्ड है वो अटेन नहीं कर लेता है मैच्योरिटी तब तक जो है वो हम लोगों को यहाँ पे लॉक इन पीरियड देखने के लिए मिलेगा चिल्ड्रन फंड्स के अंदर गाइज। Another example of solution oriented schemes is index funds and ETF, that is exchange traded funds guys. So ये हम लोगों ने categorization of mutual fund schemes के बारे में बात कर ली based on the SEBI advisory guys. Now there is a question for you guys. In which of the following equity schemes is a mutual fund investing in mid-cap companies? First to 100th company in term of full market capitalization, 50th to 100th company in term of full market capitalization, 75th to 100th company in term of full market capitalization, 100th to 250th company in term of full market capitalization. So try to answer this question in your comment box guys. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, सो गाइज यू कैन विजिट द एडुटैब वेबसाइट, जहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप लोग कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है, एंड व्हेनेवर यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन तो यहाँ पे आप लोगों को JIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर AFM, RBWM, PPB और INFS चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स गाइस, अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों को सिंगल कंपोनेंट के लिए जो है मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करवाना है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन। यहाँ से आप लोगों को INFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। सो यू कैन रेफर दीज मास्टर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB एग्जामिनेशन गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं आप लोगों को, तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।